सोचिए जरा, एक ऐसा लड़का जिसने अपने पहले अभिनय के लिए सिर्फ 500 रुपए कमाए थे, जिसे शुरुआत में आलोचकों ने जोकर कहकर बुरी तरह चिढ़ाया था। वो एक दिन अचानक अपनी वैनिटी वैन की छत पर खड़ा होता है और सीधे सरकार को चुनौती दे डालता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। अब सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला सवाल ये है कि एक सिनेमाई पर्दे का अभिनेता 107 विधानसभा सीटें कैसे जीत सकता है। दरअसल थलापति विजय का ये बेमिसाल राजनीतिक सफर कोई आम घटना नहीं है। राजनीति विज्ञान के लिए तो ये आने वाले कई दशकों तक एक मास्टर क्लास रहने वाली है। तो आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सब रातों रात या किसी जज्बात में आकर हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद सोची समझी, दशकों लंबी रणनीति थी। 1992 में जब उनका मजाक उड़ाया गया था, वहां से 2004 का मास हीरो बनना, फिर 2009 में चुपचाप फैन क्लब का बेस तैयार करना और आखिरकार 2024 में टीवी के पार्टी का लॉन्च, ये सब एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा था जनता की नब्ज पकड़ना। 1996 में जो उनकी लवर बॉय वाली छवि थी, उसे उन्होंने पूरी तरह बदल दिया। शुरुआती असफलताओं ने ही उन्हें असल वोटर और दर्शक की साइकोलॉजी सिखाई, और फिर 2004 में घिल्ली फिल्म के साथ वो पूरी तरह से जनता के मसीहा यानी एक मास हीरो के रूप में सामने आए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। 2007 और 2010 के बीच एक के बाद एक उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। ऐसा लगने लगा था जैसे इस सुपरस्टार का साम्राज्य अब बस ढहने वाला है। आलोचक कहने लगे थे कि करियर खत्म हो गया, पर सच तो ये है कि उन्हें बस एक ऐसे कोने में धकेला जा रहा था जहां से उन्हें खुद को फिर से इजाद करना था। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली दांव। 2012 से 2014 के बीच उन्होंने अपनी फिल्मों को ही अपना हथियार बना लिया। थुप्पा की जैसी फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और कत्थी में सीधे टैक्स सिस्टम पर सवाल उठाना। अब वो सिर्फ पर्दे पर नाचने गाने वाले हीरो नहीं थे, वो सीधे सिस्टम से सवाल पूछने वाले एक जननायक बन रहे थे। और अगर आप उनके काम करने के तरीके को देखेंगे तो एक कमाल की बात नोट करेंगे। जहां पुराने सिनेमाई दिग्गज जैसे एमजीआर या जयललिता, उन्होंने अपनी छवि एकदम भगवान जैसी और भव्य रखी थी, वहीं विजय ने क्या किया? उन्होंने एक बिल्कुल आम आदमी वाली छवि अपनाई, एकदम साधारण सी सूती शर्ट और चप्पल। बस यही उनकी ताकत बन गई। फिर एक ऐसा वक्त आया जब पर्दे की ये लड़ाई असल दुनिया की सड़कों पर आ गई। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनकी फिल्म थलाइवा को ब्लॉक कर दिया। इस एक घटना ने उन्हें असल जिंदगी के विद्रोह की ओर धकेल दिया, और रही सही कसर 2017 के जल्लीकट्टू प्रदर्शनों ने पूरी कर दी, जहां उनकी जमीनी भागीदारी ने दिखा दिया कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। खैर, अब इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या होता है जब सरकार अपनी पूरी ताकत और अपने इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल करके एक मास हीरो का तोड़ने की कोशिश करती है? 2020 में नेवेली की खदानों में शूटिंग के दौरान ठीक यही हुआ। राज्य की शक्ति का सीधे सीधे विजय के बढ़ते प्रभाव से टकराव हुआ था। बिना किसी पूर्व सूचना के शूटिंग रुकवा दी गई। लगातार 20 घंटे की सख्त पूछताछ, लेकिन उन्होंने इस पूरी स्थिति को पलट कर रख दिया। अगले ही दिन वो अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़े और हजारों फैंस के साथ वो ऐतिहासिक सेल्फी ली। ये सत्ता के लिए खामोश लेकिन बेहद खतरनाक और वायरल चुनौती थी। लेकिन विजय सीधे गहरे पानी में नहीं कूदे। उन्होंने पहले अपनी जमीन परखी। 2021 के स्थानीय चुनावों में उन्होंने अपने उसी फैन क्लब का इस्तेमाल किया जो 2009 से चुपचाप एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा था। बिना शोर मचाए उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये फैन क्लब राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह तैयार और सक्षम है। और फिर आया 2024 का वो बड़ा धमाका। उन्होंने तमिल जगह वेत्री कड़गम यानी टीवी के पार्टी लॉन्च की और फिल्मों से पूरी तरह संन्यास का ऐलान कर दिया। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये एक ऐसा रिस्क था जो कमल हासन और एमजीआर जैसे दिग्गजों ने भी नहीं लिया था। करोड़ों का करियर छोड़कर अपना पूरा फोकस 2026 के चुनावों पर लगा देना। लेकिन इस रास्ते में एक ऐसा मोड़ भी आया जो सच में किसी को भी हैरान कर दे। अपनी राजनीतिक ब्रांड और अपने नाम को हाईजैक होने से बचाने के लिए उन्हें अपने ही माता-पिता सहित 11 लोगों पर मुकदमा करना पड़ा। उन्होंने अपने पिता से कानूनी लड़ाई लड़ी ताकि कोई भी उनके नाम का गलत इस्तेमाल न कर सके। ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कितने स्पष्ट थे। अब आती है मास्टर स्ट्रैटेजी।
मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर विजय ने एक बड़ा फैसला लिया, किसी से कोई गठबंधन नहीं करना, अकेले लड़ना। उनकी रणनीति का पूरा फोकस युवाओं पर और सीधे जमीनी स्तर पर लोगों के लिए सामाजिक काम करने पर था। वो पुरानी राजनीति का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। अगर हम इस विश्लेषण को निष्पक्ष रूप से देखें तो ये सब इतना आसान भी नहीं था। अक्टूबर 2024 की विक्रवंडी रैली में एक दर्दनाक भगदड़ मची, भारी आलोचना हुई, लेकिन एक नेता की तरह उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली और पीड़ित परिवारों की मदद की। ये उनकी लीडरशिप का पहला बड़ा इम्तिहान था। तो चलिए अब इस अभियान की स्ट्रैटेजी को गहराई से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रतीकों, तकनीक और युवाओं ने मिलकर इस कैंपेन को एक अजेय आंदोलन में बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं उनके चुनाव चिन्ह की। एक बहुत ही साधारण सी सीटी, एक ऐसा सिनेमाई प्रॉप जो पल भर में घर घर की पहचान बन गया। हर रैली में बजती ये सीटी सीधे उनके फिल्मी इतिहास को उनकी इस नई राजनीतिक पहचान से जोड़ रही थी। ये वाकई एक मास्टर क्लास ब्रांडिंग थी। और उनकी डिजिटल पहुंच तो और भी कमाल की थी। पुरानी मीडिया की गेट कीपिंग को तोड़ते हुए उन्होंने सीधे फोटो रियलिस्टिक डिजिटल अवतारों और होलोग्राम्स का इस्तेमाल किया। सोचिए जरा, एक ही वक्त में कई गांवों में उनके होलोग्राम भाषण दे रहे थे। कोयम्बटूर में तो प्रचार के लिए कैंपेन रोबोट्स तक सड़कों पर उतर आए थे। और ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा था? लाखों बूथ कार्यकर्ता बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में तैनात थे। वही साधारण सफेद शर्ट और खाकी पैंट। इसने पोलिंग बूथ्स पर एक बेहद ताकतवर और अनुशासित विजुअल आर्मी तैयार कर दी। जनता को उनमें कोई वीआईपी नहीं बल्कि अपना ही अक्स नजर आ रहा था। जैसे जैसे मई 2026 करीब आया, पूरे तमिलनाडु के राजनीतिक माहौल में एक गहरी खामोशी और सस्पेंस था। क्या सच में एक स्वतंत्र, तकनीक आधारित और युवाओं के नेतृत्व वाला ये आंदोलन राज्य के दशकों पुराने दो पार्टी सिस्टम को उखाड़ फेंकेगा? क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला था? और जब 4 मई 2026 को नतीजे आए तो पूरे देश में खलबली मच गई। सिर्फ एक आंकड़ा, 107। 234 सीटों वाली विधानसभा में 107 सीटें जीतना कोई मजाक नहीं था। टीवीके ने एक ऐतिहासिक और अचंभित कर देने वाली जीत दर्ज की थी। लेकिन जाते जाते ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास गवाह है कि भीड़ जुटाना एक बात है, पर सुशासन देना बिल्कुल अलग। तो आपको क्या लगता है, क्या थलापति विजय सिर्फ एक लोकप्रिय नेता ही रहेंगे, या वो तमिलनाडु को असली और प्रभावी शासन देने की इस अंतिम परीक्षा को भी पास कर लेंगे? इसका असली जवाब तो बस वक्त ही बताएगा।